बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बांग्लादेशी आतंकियों और दूसरे आतंकी संगठन फिर से एक्टिव हो रहे हैं। खबर यह है कि सिमी और इंडियन मुजाहिदीन एक बार फिर से बांग्लादेश के रास्ते भारत में अपना जाल फैलाने की कोशिश है और आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन जो भारत में पूरी तरह से मिट चुका था, वो अब बांग्लादेश में हुई घटना के बाद फिर से एक्टिव होने की कोशिश में है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते भारत में अपने आतंकी भेज सकता है और इसी वजह से बॉर्डर पर एजेंसियों की पैनी नजर बनी हुई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। बांग्लादेश में हिंसा के बाद से आतंकी संगठन जो है वो एक्टिव हो गया है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर बनी हुई है और भारत में जाल फैलाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत से यूरोप जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक अगले 48 घंटे में यूरोप के लिए रवाना हो सकती हैं शेख हसीना। आपको बता दें कि शेख हसीना को राजनीतिक शरण की मंजूरी का इंतजार है। हालांकि यूके के ठंडे रुख के बाद अमेरिका ने भी शेख हसीना को वीजा देने से इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जो है शेख हसीना यूरोप जा सकती हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। शेख हसीना को राजनीतिक शरण की मंजूरी का अब इंतजार है। बांग्लादेश में शेख हसीना के पद और देश छोड़ने के बाद भी कुछ नहीं बदला। हिंसा अब भी जारी है। बड़ा खतरा बांग्लादेश के हिंदुओं पर मंडरा रहा है। बांग्लादेश के 39 जिलों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई है और कई जगहों पर मंदिर पर हमले हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी जमात, कट्टरपंथी चेहरा, आंदोलन सिर्फ मोहरम। हसीना के जाते ही खूनी खेल शुरू। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी माहौल ठंडा नहीं हो रहा है। हर तरफ आगजनी, हमले, लूटपाट और हत्याओं का दौर चल रहा है। जिसे जो जहां मिल रहा है उसे ही लूट कर भाग रहा है। कानून व्यवस्था धराशायी है। लेकिन जो सबसे डरावनी कहानी है वो ये कि अल्पसंख्यकों को टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जिसका डर था, बीते 24 घंटे में वही हो रहा है। हम लोगों का घर कारोबार सब आग से जला दिया गया है। बहुत प्रॉब्लम है। भाई है, हिंदू भाई, बुद्ध भाई जो है उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, बांग्लादेश के अखबार चीख चीख कर कह रहे हैं। बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबारों में से एक द डेली स्टार ने हिंदुओं के हालात का जिक्र करते हुए अपने अखबार में लिखा है, हिंदुओं के घर और दुकानों पर 27 जिलों में हमला हुआ। वहीं न्यू एज के मुताबिक हिंदुओं के घर, व्यापारिक संस्थान और मंदिरों पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ये सुर्खियां बांग्लादेश के अखबारों की हैं, लेकिन जो तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आ रही हैं वो इन सुर्खियों की तामील करती हैं। रोती हुई इस मासूम के घर पर कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया। इन्हें ये भी नहीं मालूम कि इनकी खता क्या है। मिছিল নিয়ে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে, আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল। মানে এরা কোথায়? আমার মা বাইরে ছিল। আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন,
খাবার জলের জগ বলেন, একটা গ্লাস বলেন, কিচ্ছু রাখে নাই, পিটাই ভাঙা ফেলাইছে। বাবা যতটুকু পারছে ছবি তুলছে এবং বাবারে মারছে। नाराजगी शेख हसीना से, परेशानी आरक्षण से, गुस्सा सिस्टम के खिलाफ, फिर शिकार हिंदू अल्पसंख्यक क्यों? शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से राजधानी ढाका में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में तोड़फोड़ की गई। 2 हिंदू पार्षदों की हत्या की खबर है। काजल रॉय के अलावा रंगपुर जिले में अवामी लीग के हराधन रॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खबरों के मुताबिक हराधन रॉय को पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। ढाका में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया और इसके साथ ही बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं पर हमले हुए। हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। एक ही जिले में 12 हिंदुओं के घर जलाए गए। पंचगढ़ में हिंदुओं के घरों में लूटपाट के बाद तोड़फोड़ की गई। दिनाजपुर में 10 हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया। लक्ष्मीपुर में 300 लोगों ने हिंदुओं पर हमला बोल दिया। उपद्रवियों ने कई मंदिरों पर भी हमला किया, कई मंदिरों को आग के हवाले कर दिया। जब देश का प्रधानमंत्री को अपने आवास को छोड़कर भागना पड़ा, हमारे एक मंदिर में भी बम फेंका गया, वहाँ के डेटीज हैं वो क्षतिग्रस्त हुए। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ माहौल कोई नया है। जिस बांग्लादेश में जो 1947 में पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, हिंदुओं की आबादी 22% थी, वो साल दर साल घटते हुए 2022 में महज 7.9% रह गई। ये आंकड़े कहते हैं कि बांग्लादेश में भी हिंदुओं के लिए सब कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन शेख हसीना की सरकार में सरकारी स्तर पर हिंदुओं को थोड़ी बहुत राहत मिलती रही। पर अब बांग्लादेश में भी हिंदुओं के हालात पाकिस्तान जैसे होने का डर सता रहा है। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बांग्लादेश के राजनीतिक और सामाजिक हलचल का असर अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे बांग्लादेशी छात्रों पर भी पड़ रहा है। बीएचयू के अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास में रह रहे करीब 200 छात्र अपने देश की स्थिति को देख करके चिंतित हैं। ऐसे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन ने पास आउट बांग्लादेशी छात्रों को लेकर के बड़ी पहल की है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी बांग्लादेशी छात्रों को स्थिति सामान्य होने तक हॉस्टल में रहने की इजाजत दे दी है, जिसके लिए उनसे कोई फीस भी नहीं ली जाएगी। रेसलर विनेश फोगाट का फाइनल मुकाबला विमेंस 50 केजी वेट कैटेगरी में अमेरिका की पहलवान सारा एन हिंडरब्रांड से होगा। आपको बता दें कि फाइनल में जाने से पहले विनेश फोगाट ने बड़ा उलटफेर करते हुए अब तक जो है आपको बता दें कि अपराजय रही और जो है पिछले ओलंपिक्स की चैंपियन यूई सुसाकी को शिकस्त दी। उसके बाद यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को हरा करके सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। इसी लय को कायम रखते हुए उन्होंने जो है लोपेज को 5-0 के अंतर से शिकस्त देकर के फाइनल में गोल्ड की अब उम्मीद जगा दी है। वहीं पुरुष हॉकी में भारत को अब कांस्य पदक के लिए खेलना है। कल जर्मनी के साथ हुए सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को 3-2 से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद सिल्वर और गोल्ड की उम्मीद खत्म हो गई। लेकिन दूसरे सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स ने स्पेन को मात दी है, तो अब फाइनल में नीदरलैंड्स का मुकाबला जो है जर्मनी से होगा और जो है हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारतीय टीम का कांस्य पदक के लिए मुकाबला कल यानी गुरुवार को स्पेन से होगा। और उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पौड़ी, गढ़वाल, चमोली, देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में बाढ़ की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं बादल फटने के बाद आई तबाही में अब तक कई लोग अपने आशियाने भी खो चुके हैं, तो कई लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। तो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप 3 तस्वीर देख पा रहे हैं किस हिसाब से पहाड़ पर जल प्रहार और आफत देखने को मिल रही है। जमीन से पहाड़, पानी की दहाड़, तो 3 तस्वीरें हैं किस हिसाब से लोगों को परेशानी हो रही है। आप देखिए उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो
तो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से लोगों को सुरक्षित जो है निकाला भी जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, पानी का जलस्तर कितना ज्यादा बढ़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहाड़ी से लगातार भारी पत्थरों का गिरना मुसीबत का सबब बना हुआ है। कई जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसके चलते कई किलोमीटर लंबा जाम भी लगा हुआ है। यात्री जहां की तहां फंसे हुए हैं। वहीं प्रशासन भी सेना के साथ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। तो तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए ये पहाड़ कैसे दरख्त के नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों को अब वहां से रेस्क्यू भी किया जा रहा है। लंबे जाम भी देखने को मिल रहे हैं। यात्री वहां पर फंसे हुए हैं, जो जहां पर है वहीं पर फंसा हुआ है। प्रशासन सेना के साथ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। राजस्थान के कई जिलों में जारी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ये तस्वीर पाली की हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां सड़कों ने तालाब का रूप धारण कर लिया है। रिहायशी इलाकों में 4 फीट तक पानी भर गया है। क्या घर क्या दुकान सब पानी में समा गए हैं, जिसने लोगों की मुश्किलें अब बढ़ा दी है। लोग घरों में ही क्या धोने को मजबूर हो गए हैं। तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए 3 से 4 फीट तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है। लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। पाली की ये तस्वीर है। जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई कॉलोनियों में जो है घरों में पानी घुस गया। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। केरल में बादल फटने के बाद आई तबाही के बीच अपनों की तलाश जारी है। सुजीपारा में वायुसेना ने झरने में फंसे कर्मचारियों का रेस्क्यू किया है। सैलाब आने के बाद से फंसे हुए थे ये कर्मचारी। वायुसेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर और रस्सी के सहारे सभी की जान बचाई है। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर रेस्क्यू चलाया गया। तबाही में जो लोग खोए हुए हैं उनकी तलाशी की जा रही है। झरने में फंसे लोगों का जो है रेस्क्यू भी किया गया है। आप देखिए कैसे वायुसेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर और रस्सी के सहारे सभी की जान बचाई है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक आसमानी आफत बरस रही है। महाराष्ट्र और गुजरात के हालात बेहद ही खराब है। कई जिले पानी की आगोश में हैं। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत। मनाली से मुंबई तक आसमान से बरसी मुसीबत। कहीं फटे बादल, कहीं पानी की मनमानी ने बढ़ाई परेशानी। मॉनसून जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लोगों के लिए मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर तरफ मौसम की चौतरफा मार देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में कई जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। यानी साफ है कि अभी आसमानी आफत से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। महाराष्ट्र में भी इन दिनों मुसीबत की बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे भागती दौड़ती मुंबई की रफ्तार थम गई। मुंबई के लोगों की यह मुसीबत जल्द खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि मौसम विभाग ने मुंबई में शुक्रवार सुबह 10 बजे तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। यानी मुंबई में अभी और बारिश होगी और सड़कों पर पानी भरने से लोगों की मुसीबतें और भी बढ़ सकती हैं। ये तस्वीरें मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की हैं, जहां कुछ देर की बारिश में ही सड़कों पर पानी भर गया। वहीं नवी मुंबई और चेंबूर में भी भारी बारिश के बाद सड़कें दरिया के रूप में तब्दील हो गईं, जबकि कई जगह अंडरपास में पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक को रोकना पड़ गया। सिर्फ मुंबई ही नहीं, पुणे में भी बादल जमकर बरसे, जिसके बाद पुणे के कई इलाकों में पानी भर गया। पुणे के सिंहगढ़ इलाके में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। पानी में डूबने की वजह से कई गाड़ियां बंद हो गईं। वहीं दूसरी तरफ रिहायशी इलाकों में भी कमर तक पानी भर गया। वहां पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूब गईं। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने फंसे लोगों का रेस्क्यू किया और नाव की मदद से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। वहीं भारी बारिश के बाद पुणे के विट्ठल मंदिर के चारों तरफ पानी भर गया।
मंदिर का गेट पूरी तरह से पानी में डूब गया। एक शोरूम में भी बारिश के पानी ने जमकर कहर मचाया। भारी बारिश के बाद शोरूम में घुटनों तक पानी भर गया और वहां रखा सारा सामान पानी में भीगकर खराब हो गया। गुजरात के राजकोट में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। वहां कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। मंदिर, मकान और दुकान पानी में डूब गए। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगह पर रहने की अपील की है। वडोदरा में आसमानी मुसीबत से लोग परेशान हैं। भारी बारिश के बाद वहां नदियां उफान पर हैं और कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने कई गांव के लोगों को अलर्ट जारी किया है। बारिश और बाढ़ की वजह से सड़क और खेत सब पानी में डूब गए, जिसकी वजह से कई गांव का संपर्क भी टूट गया। सबसे बड़ी समस्या शहरों में हो रहे जल भराव की वजह से देखने को मिल रही है। वडोदरा में कई घंटे की बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। चाहे वडोदरा का सयाजीगंज इलाका हो या फिर करजन गांव, कुछ घंटों की बारिश में पूरा जिला टापू की तरह नजर आने लगा। भरूच में तो बारिश से इससे भी बुरे हालात देखने को मिले। भीषण बारिश के बाद सूरत से अलंकेश्वर जाने वाला हाईवे पूरी तरह बाढ़ के पानी की चपेट में आ गया। हालात इतने बदतर हो गए कि लोग जान जोखिम में डालकर तेज बहाव को पार करते दिखाई दिए। भारी बारिश की वजह से हाईवे पर इतना पानी भर गया कि सड़क को देख पाना मुश्किल हो गया। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो गाड़ियां नदी के बीच चल रही हों। सूरत में भी जलभराव की स्थिति ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बालेश्वर गांव में भी हर तरफ पानी जमा हो गया। सड़कें, घर और गलियां सब पानी में डूब गए। ऐसे ही हालात चिखली गांव में भी दिखाई दिए। पहाड़ों पर कुदरत की चौतरफा मार पड़ रही है। वहां बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के साथ साथ उफनती नदियां लोगों को डरा रही हैं। उत्तरकाशी में इन दिनों नदी नाले लोगों को डरा रहे हैं। हालात ये हैं कि लोगों को कहीं जाने के लिए इन नदियों को पार करना पड़ता है। बच्चे भी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसे में थोड़ी भी लापरवाही इन लोगों पर भारी पड़ सकती है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में आसमान से आई मुसीबत ने जमकर कहर बरपाया। वहां बादल फटने से बाढ़ आ गई, जिसके बाद उस इलाके में हर तरफ तबाही की तस्वीरें सामने आईं। अचानक आए सैलाब की वजह से कई रास्ते बह गए, तो कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। फिलहाल पूरे देश में बारिश का दौर जारी है और जगह जगह से बारिश और बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में हम सबको खराब मौसम में सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। बड़ी खबर सामने आ रही है। बीकानेर में फर्जी लैब पर कार्रवाई हुई है। ऑपरेशन ब्लैक थंडर के तहत यह कार्रवाई की गई है। एक्सरे गली में 2 लैब को सीज किया गया है। एक को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता ने यह कार्रवाई की है। आपको बता दें कि A1 लैब व बालाजी लैब में ना अप्रूवल ना सर्टिफिकेट मिला है। चिकित्सक व लैब टेक्नीशियन का प्रमाण नहीं मिला है। धार लैब में काफी कमियों के चलते जो है कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और शहर में जो है फर्जी लैब चल रही है, ये भी सूचना मिली है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बीकानेर में फर्जी लैब पर कार्रवाई देखने को मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विक्रम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या कुछ जानकारी है अभी इस पूरे मामले में? जैसे ही वहां पर चेकिंग हुई तो पता चला कि लैब में ना अप्रूवल ना कोई सर्टिफिकेट, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बीकानेर शहर की अगर बात करें तो ये जो एक्सरे गली है ये सादुल कॉलोनी में पीबीएम अस्पताल के सामने, और यहाँ बड़ी संख्या में जो है लैब संचालित किए जा रहे हैं। ये केवल मात्र 2 लैब हैं, ऐसे हजारों की संख्या में लैब हैं जिनके पास ना तो पूरे संसाधन है और ना ही वहाँ पर टेक्नीशियंस है। विभाग की तरफ से अभी 2 लैब पर कार्रवाई की गई है, जिसमें से एक बालाजी लैब है और एक जो A1 लैब है, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई अप्रूवल नहीं मिला है, ना ही उनके पास कोई चिकित्सक है और ना ही लैब टेक्नीशियंस है। तो इसलिए इन 2 लैब को सीज कर दिया गया है और सीएमएचओ ने कहा है कि इस तरह की अगर और भी जो लैब संचालित हो रही हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन शहर भर में कई इस तरह के लैब चल रहे हैं जहां पर केवल मात्र टेस्टिंग का काम नहीं किया जा रहा है और लेकिन सैंपल लेकर और दूसरी लैब से टेस्टिंग का काम किया जा रहा है। तो इन दो पे कार्रवाई की गई है और इसके साथ ही एक और लैब है जिसे कारण बताओ नोटिस दिया गया है, जो थार लैब है। तो कार्रवाई हुई है तो निश्चित रूप से अभी उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह की जो फर्जी लैब चल रही है तो उन पे आगे भी कार्रवाई होगी। जी विक्रम, लैब में जो कर्मचारी मौजूद उनसे पूछताछ हुई है, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में? देखिए, जो लैब है उनमें किसी भी तरह के सर्टिफिकेट नहीं होने से साफ है कि ये जो लैब है वो ऐसे ही संचालित की जा रही है। और जो कर्मचारी यहाँ पर जो लगाए जाते हैं वो जो नए नए लड़के होते हैं उन्हें यहाँ बिठा दिया जाता है और मूल संचालक जो है वो इस तरह की लैब्स में नहीं बैठते हैं। तो फिलहाल इसीलिए इन दो लैब को सीज किया गया है और इसके साथ ही अब जो दूसरे इस तरह के लैब्स हैं उन पर देखते हैं कि स्वास्थ्य विभाग कब कार्रवाई करता है। बिल्कुल, कई सारी अव्यवस्थाएं मिली हैं, आप नजर बना करके रखिए इस पूरे मामले में। अपडेट आपसे लेंगे आगे भी। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर के तहत यहां पर कार्रवाई हुई है। बीकानेर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर फर्जी लैब पर कार्रवाई की गई है। जयपुर में आज 2 दिवसीय तीज उत्सव मनाया जाएगा। 7 और 8 अगस्त को शाम 5:45 पर तीज की शाही सवारी निकाली जाएगी। शाही सवारी जो है त्रिपोलिया गेट से शुरू होगी। सवारी छोटी चौपड़, गनगौरी बाजार और पॉडरिंग उद्यान होते हुए ताल कटोरा पहुंचेगी। पर्यटन विभाग की ओर से लोक कलाकार जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यहां पर देते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 2 दिवसीय तीज उत्सव जो है मनाया जाएगा। 7 और 8 अगस्त को जो है ये उत्सव मनाया जाएगा। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कि जो है महिलाओं में खासा उत्साह जो है देखने को मिला। पहले से ही कुछ महिलाएं जो है वो श्रृंगार का सामान खरीदती हुई नजर आई। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं, पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मेहंदी लगाती हुई नजर आई। तो पूरी तरीके से तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं और जो है 7 और 8 अगस्त को शाम 5:45 पर तीज की शाही सवारी निकाली जाएगी। शाही सवारी जो है त्रिपोलिया गेट से शुरू होगी। सवारी जो है छोटी चौपर, गनगौरी बाजार, पॉडरिंग उद्यान होते हुए ताल कटोरा पहुंचेगी। मुख्य आर्थिक सलाहकार प्रोफेसर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने नेटवर्क 18 के प्रोजेक्ट 1 ट्री का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि एक पेड़ लगाना एक बहुत ही नेक काम है, क्योंकि यह केवल उसी पीढ़ी को नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को भी लाभ पहुंचाता है। ये एक नेक कार्य है और इसलिए प्रोजेक्ट 1 ट्री एक अविश्वसनीय विचार है। मुझे लगता है कि हम सभी को इसे पूरी ऊर्जा के साथ समर्थन करना चाहिए। I think I would be stating the obvious by saying that planting a tree, it's such a noble cause because it feeds generations, not just the generation that planted. And it's a noble cause, and therefore this project 1 Tree is an incredible idea, and I think all of us should support that with full zest. और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे गोरबंद। नमस्कार।